जय हिंद दोस्तों। कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर एनवायरनमेंट की हमारी आज की पहली क्लास है। पहली क्लास एनवायरनमेंट की इस सेंस में कि हम इस चैनल पर एनवायरनमेंट की एक पूरी सीरीज चलाने वाले हैं, जिसमें हम संपूर्ण एनवायरनमेंट को बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिवली 15 से 20 वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और दोस्तों, इन वीडियोस की लेंथ मैक्सिमम 15 से 20 मिनट की ही होगी और बड़ी टोटलिटी में हम एनवायरनमेंट को बहुत आसान शब्दों में पढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आप पूछेंगे कि वैसे तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल हैं जो एनवायरनमेंट की क्लासेस दे रहे हैं, तो फिर हम आपका क्लास क्यों करें? तो दोस्तों, उसके पीछे का कारण ये है कि मैं स्वयं एक प्रतियोगी छात्र हूं और कई वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूं, जिसमें मैंने इस तैयारी के दौरान पाया कि एनवायरनमेंट का जो कंटेंट है वो उतना ऑथेंटिक अवेलेबल नहीं है जितना हमें जरूरत है। यदि बड़े-बड़े कोचिंग संस्थानों की कोई बुक भी है या किसी पब्लिकेशन की एनवायरनमेंट से संबंधित बुक भी है, तो वो बुक इतनी ज़्यादा बल्की है, इतनी ज़्यादा बड़ी है कि अभ्यर्थियों को ये समझने में परेशानी होती है कि हम एनवायरनमेंट के लिए कितना कंटेंट पढ़ें कि हमारी परीक्षा आराम से क्वालिफाई हो जाए। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए बड़े ही अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से हम पर्यावरण की क्लासेस करने वाले हैं इस चैनल पर। तो अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और नए हैं, तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करिए, ताकि इस चैनल पर आपको पर्यावरण की जो प्लेलिस्ट है वो ढूंढने में आसानी हो और आप आराम से पर्यावरण की क्लासेस हर दूसरे तीसरे दिन जब भी अपलोड हो, उनके नोटिफिकेशंस आप अपने मोबाइल पर सीधे प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो की थोड़ी सी रूपरेखा में चर्चा करूंगा। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम समझेंगे कि पर्यावरण क्या है, यानी कि इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर दोस्तों हम पर्यावरण क्या है, पर्यावरण का महत्व क्या है, पर्यावरण का संरक्षण क्यों किए जाने की जरूरत है, पर्यावरण के लिए समस्याएं क्या हैं और इन समस्याओं के निदान के लिए हमारी सरकारों द्वारा क्या कुछ कानूनी प्रयास किए गए हैं या फिर संविधान के अंदर पर्यावरण संरक्षण को लेकर के क्या कुछ बात कही गई है, इन सभी चीजों को हम इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अंत में हम तमाम परीक्षाओं के अंदर आए पर्यावरण से संबंधित जो सवाल हैं उनको लेंगे, जिससे हम समझेंगे कि हमारा जो कंटेंट है उससे क्या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं तमाम परीक्षाओं के, वो मैच करते हैं या नहीं। और सबसे अंत में हम इस सेशन से संबंधित कुछ प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिसमें आप समझ पाएंगे कि जो हमने कंटेंट अभी तक इस क्लास में पढ़ा 15 से 20 मिनट में, क्या हम यदि उससे संबंधित सवाल पूछे जाए किसी परीक्षा में, तो क्या ये कंटेंट हमारी जो डिमांड है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है एग्जाम की, उसको पूरा करता है या नहीं। तो कुल मिलाकर के पूरा एक चेकअप हो जाएगा आपके इस वीडियो का, जिससे आप समझ पाएंगे कि ये वीडियो कितनी ऑथेंटिक और शानदार है आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं सबसे पहले कि पर्यावरण क्या है। देखिए, सामने आपके कंटेंट लगा हुआ है, लेकिन जब तक मैं आपको समझाऊंगा नहीं तब तक आप पढ़ना शुरू नहीं करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम थोड़ा सा एनवायरनमेंट की इंट्रोडक्शन को समझते हैं, यानी कि भूमिका बनाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, सौर मंडल को आप सभी जानते हैं। सौर मंडल के अभी तक के जितने भी ज्ञात ग्रह हैं, उन सभी में पृथ्वी इकलौता ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है। इसका कारण है यहाँ का पर्यावरण। अब आप सोचेंगे कि पर्यावरण क्या है, तो देखिए दोस्तों, पर्यावरण जो है यानी कि जो एनवायरनमेंट है हमारा, फ्रेंच भाषा के एक शब्द एनवायरोनर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है घिरा हुआ या घेरना। पर्यावरण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आसपास मानव, जंतुओं या पौधों की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाली बाह्य दशाएं, कार्यप्रणाली तथा जीवन यापन की दशाएं आदि। यदि हम भारत द्वारा पारित किए गए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार हम पर्यावरण की परिभाषा की बात करें, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अनुसार कहा गया है कि पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित
करता है। तो दोस्तों इतनी कहानी के बाद आई होप आप पर्यावरण समझ गए होंगे कि क्या है। दोस्तों पर्यावरण को हम जब संधि विच्छेद करते हैं तो परिधन आवरण, ठीक है, ये लिखते हैं, यानी कि पर्यावरण परिधन आवरण इन दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है हमारे चारों तरफ का एक घेरा। अब यहाँ कंटेंट के माध्यम से कुछ चीजें देखने का हम प्रयास करेंगे कि पर्यावरण वह संपूर्ण तंत्र है जिसमें जैविक और अजैविक तत्व होते हैं। यह जीवों के जीवन को प्रभावित करता है। ध्यान रखेंगे। अच्छा, जैविक और अजैविक, बायोटिक और अबायोटिक क्या है, आगे हम समझेंगे। तो सबसे पहले पर्यावरण के लिए उत्तरदायी जो एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, उसके अनुसार पर्यावरण को समझने का प्रयास करिए। पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक और जैविक तत्वों का एक समुच्चय है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जीवों की वृद्धि, विकास, अस्तित्व और उनकी गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। तो आई होप अभी तक आप पर्यावरण का इंट्रोडक्शन समझ चुके होंगे। क्या है पर्यावरण आप सब जानते हैं, ठीक है। दोस्तों अब हम कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण के घटकों की बात कर लेते हैं, यानी कि पर्यावरण के घटक कितने होते हैं। तो मुख्य रूप से पर्यावरण के दो घटक हैं। पहला हमने पढ़ा जैविक और दूसरा हमने पढ़ा अजैविक घटक। तो जैविक घटक के अंतर्गत क्या आता है? जैविक घटक के अंतर्गत दोस्तों जीवित प्राणी आते हैं। जीवित प्राणियों में कौन कौन से? पौधे, जीव जंतु, मानव और सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो पर्यावरण के जैविक घटक के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। अब आता है पर्यावरण का दूसरा घटक यानी कि अजैविक घटक, अबायोटिक कंपोनेंट। तो अबायोटिक कंपोनेंट के अंदर हम हवा, पानी, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश और तापमान आदि को पर्यावरण के अजैविक घटक के अंदर कंसीडर करते हैं। अच्छा, अभी तक तो पर्यावरण के घटक आपको समझ में आ गए होंगे। चलो, अगर नहीं भी समझ में आया हो तो इस चित्र को थोड़ा सा ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। देखिए पर्यावरण के घटक, देखिए जैविक अजैविक से यदि आप नहीं समझे तो थोड़ा सा और आगे हम बढ़ेंगे। देखिए प्राकृतिक पर्यावरण होता है और मानव निर्मित पर्यावरण के ये घटक भी हैं और दो प्रकार भी हैं। देखिए प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर आप स्थल देखते हैं, वायु देखते हैं यानी कि वायुमंडल, जल देखते हैं जल मंडल और सजीव जीवों को देखते हैं यानी कि जैव मंडल। अच्छा, स्थल मंडल, जैव मंडल, वायुमंडल, इन सबको देखकर आप परेशान मत होइए कि इतने भारी भरकम शब्द डिकोड कैसे किए जाएंगे, यानी कि इनका अर्थ हम कैसे समझेंगे। पेशेंस रखिएगा, आगे आपको सारा कुछ समझ में आने वाला है। अच्छा, मानव निर्मित पर्यावरण में हम इमारतें, बिल्डिंग्स जिन पे हम रहते हैं या काम करते हैं, साथ ही पार्क, ये मानव निर्मित पर्यावरण का उदाहरण है। साथ ही पुल, सड़कें, स्मारक और उद्योग धंधे जो हैं वो सभी जो मानव निर्मित पर्यावरण है उसके उदाहरण के रूप में कंसीडर किए जाते हैं। इस चित्र के अंदर आप पर्यावरण को थोड़ा सा समझिएगा। हथेली पर पूरी पृथ्वी का चित्र बना हुआ है और आई होप आपको चित्र समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि एक जागरूक विद्यार्थी हैं तो आप पर्यावरण का मतलब इस हथेली पर रखी हुई पृथ्वी को देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, इस क्लास में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम। दोस्तों यहाँ पर जैसे हम घटकों की बात कर रहे थे यानी कि कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे, तो कंपोनेंट वाली बात हमें थोड़ा यदि कम समझ में आई हो तो यहाँ पर थोड़ा और क्लियर करते चलते हैं। देखिए जैविक घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स, ये कौन से घटक होते हैं? जीवित होते हैं, जो वो जैविक घटक के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। याद रखिएगा, सजीव निर्जीव आपने पढ़ा होगा। तो जीवित होते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। और जैविक घटक के अंतर्गत कुछ और चीजें आती हैं जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो उत्पादक को समझेंगे। उत्पादक में आप उन्हें कंसीडर कर सकते हैं यानी कि वो जीव जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से जो जीव अपना भोजन निर्माण करते हैं उन्हें हम उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर की श्रेणी में रख सकते हैं। आई होप आप अभी तक जैविक घटक में उत्पादक वर्ग को समझ गए होंगे, जिनमें शैवाल
या हरे पौधे आते हैं। हरे पौधे आप जानते हैं कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल का उपयोग करते हुए अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। दोस्तों, हालांकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को आगे हम समझने का प्रयास जरूर करेंगे। अब देखिए, उत्पादक समझने के बाद आप उपभोक्ता को थोड़ा समझिएगा। कंज्यूमर कंज्यूमर दोस्तों वे जीव होते हैं जो सीधे या परोक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर करते हैं, यानी कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, यानी कि जो उत्पादक हैं, उन पर निर्भर करते हैं उपभोक्ता। और उपभोक्ताओं में कौन आते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। यानी कि उत्पादक वर्ग पर निर्भर करेंगे उपभोक्ता, यानी कि जो ये शैवाल और हरे पौधे हैं, इन्हीं को खाकर जीते हैं उपभोक्ता वर्ग, जिनमें हम शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी यानी कि सभी कुछ खाने वाले लोगों को, जीवों को कंसीडर करते हैं। अच्छा, मानव किस वर्ग में आएगा? आप खुद ही जानते हैं कि मानव उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, ठीक है। तो ये क्या है? मानव कंज्यूमर की श्रेणी में आएगा। हम जानते नहीं कि हरे पौधे यानी कि घास फूस यानी कि सब्जियां ही खा करके तो हम जिंदा होते हैं, लेकिन मानव सर्वाहारी वर्ग में भी आता है और मांसाहारी वर्ग में भी आता है। आई होप अब आप उपभोक्ता को समझने में गलती नहीं करेंगे। तो आइए अब हम अपघटक को थोड़ा सा समझें, यानी कि अपघटक को हम अंग्रेजी में डीकंपोजर कहते हैं। ये चीजों को कंपोज करते हैं। तो ये क्या होते हैं? अपघटक होते हैं दोस्तों सूक्ष्म जीव, और वो सूक्ष्म जीव जो मृत जीवों को विघटित करके पोषक तत्वों को पुनः चक्रित करते हैं, ठीक है, यानी कि साइकिल के अंदर लाते हैं, जिसमें हम बैक्टीरिया और कवक को मुख्य रूप से अपघटक यानी कि डीकंपोजर की श्रेणी में कंसीडर करते हैं। तो आई होप आपको अपघटक, उपभोक्ता और उत्पादक समझ में आया होगा। हालांकि इसके अगली क्लास में जब हम इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र समझेंगे, तो हम बहुत विस्तार से उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक को चित्रों के माध्यम से और तमाम उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ क्योंकि एनवायरनमेंट की इंट्रोडक्शन क्लास है, इसलिए यहाँ हमें ये चीज समझाना जरूरी था। ठीक है, आप जैविक घटक समझ गए। अब आइए अजैविक घटक, अबायोटिक कंपोनेंट के अंदर ये क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं और ये जीवित होते हैं, सजीव होते हैं। आप ध्यान रखेंगे, जैविक घटक सजीव और अजैविक घटक निर्जीव। इसमें कौन कौन आते हैं? ये पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, जिसमें फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं यानी कि भौतिक तत्व होते हैं, जिसमें सूर्य का प्रकाश आपका क्या है? अजैविक घटक है। ध्यान रखिएगा, सूर्य का प्रकाश निर्जीव होता है, कुछ जान तो होती नहीं, आप जानते हैं। तापमान, जलवायु, आर्द्रता और मिट्टी, ये सब क्या होते हैं? फिजिकल एलिमेंट्स हैं, एनवायरनमेंट के अबायोटिक कंपोनेंट के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। और दूसरा जो है, जो तत्व है, वो है रासायनिक तत्व यानी कि केमिकल एलिमेंट्स। इसके अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और खनिज पदार्थ को कंसीडर किया जाता है अजैविक घटक के अंदर। आई होप आप पर्यावरण के घटकों को समझ गए होंगे। तो पर्यावरण के घटकों को समझाते वक्त हमने पर्यावरण के कुछ प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण की बातचीत की थी। तो आइए इन्हें हम पर्यावरण के प्रकारों में थोड़ा समझते हैं। तो दोस्तों, पर्यावरण के स्वरूप और प्रभाव के आधार पर इन्हें विभिन्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। तो मुख्य रूप से दो प्रकार, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर देखते हैं कि पर्यावरण वह है जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के स्वतः निर्मित होता है। प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है? मानव हस्तक्षेप नहीं होता और वो स्वतः निर्मित होता है। ये प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। और इसके कुछ कंपोनेंट्स भी हैं, घटक भी हैं, इनको समझने का प्रयास करेंगे। स्थल मंडल, हमने थोड़ा सा परिचय प्राप्त किया था, इसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, जिसमें पृथ्वी की ठोस परत, उसमें पहाड़, मैदान और रेगिस्तान इत्यादि आते हैं, जिन्हें हम स्थल मंडल कहते हैं। और दूसरा होता है जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर, जिन्हें हम जल से जुड़े जो सभी स्रोत होते हैं, जैसे नदियां, समुद्र और झीलें, ये प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत स्थल मंडल, जल मंडल का भाग कहे जाते हैं। उसके बाद आता है तीसरा दोस्तों, एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। ये वह गैसीय आवरण है जो पृथ्वी को घेरे हुए है और जलवायु तथा मौसम को प्रभावित करता है। आई होप आपको वायुमंडल अच्छे से समझ में आया होगा। यदि नहीं आया हो तो घबराइएगा मत, आगे की क्लासेस में वायुमंडल की जो तमाम लेयर्स हैं उसको भी हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए, और चौथा जो है घटक हम समझेंगे प्राकृतिक पर्यावरण का, बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल। जैव मंडल क्या है? पृथ्वी के सभी जीवों का समुदाय
जिसमें वनस्पति एवं जीव जंतु शामिल होंगे वह जीव मंडल कहा जाएगा। तो जीव मंडल को हम, और ये सभी जो चीजें अभी तक हमने डिस्कस की उसको कुछ डायग्रामेटिकल फॉर्म में हम आगे समझेंगे। इससे पहले दोस्तों हमने प्राकृतिक पर्यावरण समझा, अब हम थोड़ा सा मानव निर्मित पर्यावरण को देख लेते हैं। ये दोस्तों पर्यावरण वह है जो मानवीय क्रियाओं से निर्मित होता है, हमने समझा था। और इसमें देखेंगे हम कुछ घटक, जिसमें सामाजिक पर्यावरण, जिसमें समाज की संस्कृति, परंपराएं, रीति रिवाज, धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाएं जो होती है वो सामाजिक पर्यावरण यानी कि मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत कंसीडर किए जाते हैं। और दूसरा है इसका घटक है आर्थिक पर्यावरण। आर्थिक पर्यावरण में उद्योग, व्यापार, कृषि, परिवहन और संचार इत्यादि सब आते हैं। अब है नेक्स्ट दोस्तों, जो मानव निर्मित पर्यावरण का हिस्सा है राजनीतिक पर्यावरण, जिसमें हम शासन प्रणाली, जिसके अंतर्गत हम शासित हो रहे हैं, नीतियां हैं, कानून है और प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, ये मानव निर्मित पर्यावरण का हिस्सा है। आई होप पर्यावरण के घटकों के बाद आप पर्यावरण के प्रकार को भी अच्छे से समझ गए होंगे। थोड़ा सा आप इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिएगा। पर्यावरण के अंतर्गत दोस्तों स्तरों पर कारक और विभिन्नताएं, इन सभी को समझिए। स्तर के आधार पर पर्यावरण, लघु पर्यावरण में जीवाणु का पर्यावरण, बृहत में वृक्ष का पर्यावरण, और कारकों में, पर्यावरण के कारकों में संसाधन के रूप में और नियंत्रक के रूप में हम पर्यावरण को देखते हैं। विभिन्नताएं क्या है? कारण है जलवायु में परिवर्तन, मृदा का प्रकार, स्थलाकृति में अंतर। अच्छा, पर्यावरण के संगठकों को देखें तो भौतिक संगठक, जैविक संगठक और ऊर्जा संगठक, जिसके अंतर्गत सूर्य और भूतापीय ऊर्जा को कंसीडर किया जाता है। और यहाँ पर जब हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि ये है आपका भौतिक पर्यावरण में स्थल, वायु और जल, और जैविक के अंदर पादप, मनुष्य, जंतु और सूक्ष्म जीवों को हम देखते हैं। दोस्तों पर्यावरण को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझिए। जो हमने पर्यावरण का जो प्राकृतिक पर्यावरण देखा था उसमें हम थोड़ा सा यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से और समझते हैं। पर्यावरण के ही अंग के रूप में स्थल मंडल, वायुमंडल, जीव मंडल और जल मंडल को समझते हैं। तो स्थल मंडल के अंदर आपको मैंने बताया पर्वत, मैदान और मरुस्थल। जल मंडल के अंतर्गत हिमनद, झील, नदी, सागर। और जीव मंडल के अंतर्गत पौधे और जंतु आते हैं। जंतुओं में हम भी कंसीडर किए जाते हैं, यानी कि मानव भी, ठीक है, बायोस्फीयर का हिस्सा है। और वायुमंडल आप जानते हैं कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, 5 मंडल भी जलवायु के वायुमंडल के अंतर्गत पढ़ा जाता है। और पांचों मंडलों को हम बाद में कुछ क्लासेस के अंतर्गत देखने भी वाले हैं। अच्छा दोस्तों, पर्यावरण का काफी कुछ आपको अभी तक तो समझ में आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम पर्यावरण को महत्व पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और समझेंगे कि पर्यावरण हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो दोस्तों ये मानव जीवन का आधार है। पहला महत्व इसका ये है, जिसमें पर्यावरण में हमें स्वच्छ हवा, पानी, भोजन और आवास मिलता है, और जो जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पर्यावरण के महत्व पर पहली बात आई होप आपके समझ में अच्छे से आई होगी। अच्छा, दूसरा है जैव विविधता का संरक्षण होता है। पर्यावरण के अंतर्गत जो दोस्तों विभिन्न जीवों, पौधों, सूक्ष्म जीवों को आश्रय मिलता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित रहता है। ठीक है, तो आई होप आपको दूसरा महत्व भी समझ में आया होगा। अब तीसरा महत्व है जलवायु परिवर्तन। वनों, महासागरों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से पर्यावरण जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित भी करता है। आर्थिक महत्व इसका है, कृषि है, वानिकी, मत्स्य उद्योग और पर्यटन जैसे कई क्षेत्रों की समृद्धि पर्यावरण पर ही निर्भर करती है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर है मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी हमारा पर्यावरण बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब जानते हैं मॉर्निंग वॉक दुनिया में हर जगह होता है। तो मॉर्निंग वॉक क्यों होता है? अगर हमारा पर्यावरण न हो तो हम मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, कोई भी वॉक करने में सक्षम न हो। तो स्वच्छ पर्यावरण जो होता है वो स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देता है, जबकि प्रदूषण कई बीमारियों का कारण भी बनता है। तो आई होप आपको पर्यावरण के महत्व से आपका परिचय जरूर हुआ होगा। अच्छा, आप पर्यावरण को लेकर के कुछ समस्याएं भी तो होंगी, तो कौन सी समस्याएं हैं? थोड़ा सा पहले इस चित्र को देखिएगा। इस चित्र में क्या है? इस चित्र में दोस्तों दिख रहा है कि मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स यानी कि मुख्य पर्यावरणीय समस्याएं क्या होती हैं।
पेस्टिसाइड पोल्यूशन, जो हम खाद पांस खेती के दौरान यूज करते हैं उससे पोल्यूशन होता है। केमिकल फर्टिलाइजर से पोल्यूशन, जो खाद पांस यूज होती है, और पेस्टिसाइड्स का तमाम उपयोग हम करते हैं। सॉइल पोल्यूशन यानी कि हमारी मृदा प्रदूषित हो जाएगी तो हमारी खेती यानी कृषि प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो जाएगी। साथ ही एयर पोल्यूशन, यदि हमारी हवा में प्रदूषण होगा तो हमारा सांस लेना, चलना फिरना इत्यादि चीजें मुश्किल हो जाएंगी, यानी कि जीवन ही संकट में आ जाएगा। वाटर पोल्यूशन, आप सब जानते हैं कि जल ही जीवन है। यदि जल ही स्वच्छ नहीं रहा तो हमारा जीवन, जल के बिना जीवन की कल्पना पृथ्वी पर करना एकदम से मुश्किल बात है। दोस्तों, पर्यावरण की समस्याओं में हमने मेजर कुछ प्रॉब्लम्स के साथ साथ वायु और जल प्रदूषण को समझते हैं। वनों की कटाई, देखिए दोस्तों, वनों की कटाई यानी कि निर्वनीकरण जब होता है तो बहुत व्यापक स्तर पर जो है इफेक्ट पड़ता है, जीवों का आवास विलुप्त होता है, साथ ही मृदा क्षरण के लिए उत्तरदायी होता है। और वन जब कम होंगे तो हमारी जो ऑक्सीजन वनों से प्रोड्यूस होती है वो हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगी। इसीलिए तमाम सरकारों द्वारा प्रयास किया जाता है कि अपने पूरे लैंडमास के 1/3 हिस्से पर पर्यावरण अर्थात वन का होना बहुत आवश्यक होता है। तो वनों की कटाई को रोका जाना चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण समस्या है जलवायु परिवर्तन। अच्छा, जलवायु परिवर्तन एक बहुत व्यापक समस्या है। इसको जब हम जलवायु परिवर्तन का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम अच्छे से विस्तार पूर्वक जलवायु परिवर्तन पर बात करेंगे। आप सब जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन होती है तो हिम का पिघलना होता है, हिम का पिघलना होता है तो समुद्र का जलस्तर बढ़ता है, समुद्र का जलस्तर जब बढ़ता है तो इकोसिस्टम पर इफेक्ट पड़ता है, जो समुद्री इकोसिस्टम होता है। साथ ही जो द्वीपीय राष्ट्र होते हैं उनके पूरे जीवन पर खतरा मंडराता है, क्योंकि धीरे धीरे जलस्तर ऊंचा उठेगा तो वो द्वीप जो है डूबने की स्थिति में आ जाएगा और समस्त जनजीवन उस द्वीप का प्रभावित हो जाता है। लेकिन जलवायु परिवर्तन का इतना छोटा इफेक्ट नहीं है, इसीलिए जलवायु परिवर्तन का हम पूरा एक चैप्टर जो है इस सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे। और साथ ही नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों की कमी। जो दोस्तों नेचुरल रिसोर्सेस हैं उन्हीं पर हमारी दुनिया टिकी हुई है। यदि एनवायरनमेंट प्रभावित हो जाएगा, एनवायरनमेंट में ये समस्या आ जाएगी तो हमारी जो अस्तित्व है, आजीविका है, वो सब प्रभावित हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको पर्यावरण से संबंधित जो समस्याएं हैं वो समझ में आई होंगी। अब आइए हम पर्यावरण के संरक्षण के उपायों पर बात कर लेते हैं। देखिए, समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी तो होगा, तो समाधान पर बात करें तो दोस्तों पर्यावरण को बचाए रखने के लिए, पर्यावरण को अवेयरनेस के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक वर्ष 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं। और भी तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के संरक्षण के लिए उपाय किए जाते हैं। लेकिन हम यहाँ शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस करेंगे कि पर्यावरण संरक्षण के लिए मेजर उपाय जो है बेसिक लेवल पर क्या किया जाना है। तो दोस्तों, वृक्षारोपण किया जाए, क्योंकि निर्वनीकरण हो रहा है, वन तेजी से कट रहे हैं, तो वृक्षारोपण किया जाए जिससे हमारा पर्यावरण संरक्षित रहे। साथ ही नवकरणीय ऊर्जा का उपयोग किया जाए, कोयला जैसी चीजों पर न डिपेंड रहा जाए, या वनों से लकड़ियां काट करके हम अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा न करके सौर ऊर्जा का उपयोग करें। और साथ ही जलीय ऊर्जा, जो ज्वारीय ऊर्जा है, उसका उपयोग करें, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, जो जिसे हम रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, जो असमाप्य योग्य है, जैसे सूर्य से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, वो नवीकरणीय ऊर्जा का एक माध्यम है। सूर्य सबसे बड़ा, इसीलिए आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात समझते हैं। भारत के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन बनाया जाता है, दुनिया के तमाम देशों को एक प्रोत्साहन दिया जाता है कि नवीकरणीय ऊर्जा का आप इस्तेमाल करें, सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करके बिजली प्रोड्यूस कीजिए, जिससे अपने नित्य जीवन की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने में उसका उपयोग कीजिए। साथ ही जल संरक्षण किया जाना चाहिए। पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि प्लास्टिक प्रदूषण कितना हम कर रहे हैं, तो प्लास्टिक प्रदूषण कम करें हम, यानी कि प्लास्टिक का उपयोग कम करें। ठीक है, और जो उपयोग हो जाए उसको रिसाइकलिंग पर ध्यान दें, यानी कि उसको रिसाइकिल करके कोई नया उत्पाद उससे बनाएं। तो आई होप पर्यावरण संरक्षण के मेजर उपायों से आप परिचित हो गए होंगे। अब जरूरत है कि उपाय जब किए जा रहे हैं तो सरकारी स्तर पर भी तो कुछ नियम कानून या नीतियां बनाई जाती होंगी। तो सबसे पहले भारत के कंटेक्स्ट में जब हम देखेंगे तो हमारे भारत का एक संविधान है। संविधान के अंतर्गत हम देखेंगे कि पर्यावरण को कहीं कुछ जगह दी गई है संविधान के अंतर्गत या नहीं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण के से जुड़े
कुछ अनुच्छेद हैं, जैसे मुख्य रूप से अनुच्छेद 48A, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है, और अनुच्छेद 51A(G) जो कि नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है, इसमें पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार को अनिवार्य बनाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 48A और अनुच्छेद 51A(G) को जोड़ा गया है। ठीक है। अब पर्यावरण के लिए कुछ कानून भी भारत सरकार द्वारा पारित किए गए हैं। तो ये पर्यावरण की संरक्षण के लिए जो कानून बनाए गए हैं वो कानून कौन से हैं? तो दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे बढ़िया कानून है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, उसके बाद जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, वन संरक्षण अधिनियम 1980 और जैव विविधता अधिनियम 2002। ये सब जो कानून है वो पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए ही बनाए गए हैं। हालांकि इन नियम कानूनों को हम बहुत डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन चूंकि इंट्रोडक्शन क्लास है तो हम चाहते हैं कि एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन क्लास हो, जिससे आप जो है ये समझ पाए कि आगे आने वाली क्लासेस कितनी बढ़िया होने वाली है। दोस्तों, हमने वादा किया था कि देखिए हम कंटेंट पढ़ाने के बाद PYQs लेकर आएंगे। तो PYQs यहाँ पर लगे हैं। यूपी PCS के अंदर 2006 में पूछा गया कि पर्यावरण से आप क्या समझते हो, यानी कि पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इन चारों ऑप्शंस को पढ़ करके अभी तक जो भी आपने कंटेंट पढ़ा है उस कंटेंट के आधार पर अपना इस सवाल का जवाब देने का प्रयास कीजिए। और मैंने इस कंटेंट को पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस सवाल का जवाब जो आंसर है वो डी होना चाहिए। अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 53वीं और 55वीं BPSC के अंदर 2011 में यानी कि बिहार PCS में सवाल आता है कि पर्यावरण किससे बनता है। आप सभी को मैंने अभी पढ़ाया, जीवित, अजैविक और भू आकृतिक घटकों से मिला करके पर्यावरण का निर्माण होता है। तो आप सवाल का जवाब जो है आप फटाफट दे दीजिएगा। और साथ ही यूपी PCS 2020 के अंदर ये सवाल आया कि सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये कौन सा वर्गीकरण इसका अंश नहीं है? तो आप समझ सकते हैं इसके अंतर्गत हमने भौतिक पर्यावरण पढ़ा, जैविक पर्यावरण पढ़ा और सांस्कृतिक पर्यावरण पढ़ा। तो ऑप्शन ए हमारा उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर हम आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल लेकर आए हैं। आप प्रैक्टिस आराम से वीडियो को रोक करके प्रैक्टिस करते जाइएगा। तो पर्यावरण क्या है, इस सवाल का जवाब आप खुद वीडियो को पॉज करके पढ़ करके देते चलिए। ठीक है। तो पर्यावरण क्या है? क्या केवल जैविक घटकों का समूह है? क्या केवल अजैविक घटकों का समूह है? या सी जैविक और अजैविक दोनों घटकों का समूह है? या डी केवल मनुष्य से संबंधित है? तो इस सवाल का जवाब सी होगा। जैविक और अजैविक घटक दोनों मिलाकर के पर्यावरण बनता है। तो मैंने एक सवाल सॉल्व कर दिया है, बाकी आगे के सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए है, जैसा कि मैंने वादा किया था। तो आप प्रैक्टिस करते जाइए, मैं प्रश्न पढ़ता जा रहा हूं, आप आंसर देते जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा अजैव घटक नहीं है? जल, पृथ्वी का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, जीवाणु या वायु? तो इस सवाल का जवाब आप खुद दीजिए। अब हमारा नेक्स्ट जो सवाल है वो है पर्यावरणीय अपक्षय का मुख्य कारण कौन सा है? तो आप बताइए इन चार ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा? ए मानव जनित गतिविधियां, बी वायुमंडलीय गैसों की मौजूदगी, या सी भूकंपीय गतिविधियां, या डी होगा उपरोक्त सभी। इस सवाल का जवाब आप खुद दीजिए जिससे आपका प्रैक्टिस कंप्लीट हो। अब पांचवा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम में जैविक घटक है? तो इकोसिस्टम अभी तक नहीं पढ़ाया, लेकिन पर्यावरण पढ़ाने से आपको जैविक घटक तो जरूर समझ में आया होगा। तो जैविक घटक कौन सा है आप जरूर यहाँ पर जवाब दीजिए। फिर भी मैं यहाँ पर कुछ कुछ सवालों के जवाब देता चलता हूँ। तो ये सी हमारा आंसर होगा। और नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण और सुधार के और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद कौन सा हमने राजनीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत बताया था, वो आप इस सवाल का जवाब अभी तक यदि क्लास आपने सीरियसली किया होगा तो आप जरूर दे पाएंगे। और नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नागरिकों का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो मूल कर्तव्य है किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो A B C D चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन देख करके आप अपना टिक लगा लीजिए।
और दोस्तों यहाँ पर कुछ और प्रश्न हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रभावी उपाय है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जल संरक्षण में सहायक नहीं है। तो आप इसको जो है कि सवालों के जवाब देते जाइए। यदि कुछ सवालों के जवाब आपको जानने होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे सवालों के जवाब जान लीजिएगा। और नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय समस्या नहीं है। तो कौन सा पर्यावरणीय समस्या नहीं, तो यहाँ पे एक सवाल का जवाब मैं और दे देता हूँ। बहुत साधारण सा सवाल है, लेकिन इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आप लोग देंगे। बहुत साधारण और बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत सरल सवाल है, इसका जवाब आप स्वयं दीजिए। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक कहलाता है। प्रोड्यूसर मैंने आपको पढ़ाया है, तो प्रोड्यूसर देख लीजिए। उत्पादक यानी कि उत्पादक वर्ग में कौन आता है। अब इसमें से कौन उपभोक्ता है, कौन उत्पादक है, कौन अपघटक है, आप स्वयं जानते हैं। इसलिए मैं नहीं आपको बताऊंगा कि ये इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने अभी तक की क्लास को आई होप अच्छे से एंजॉय किया होगा। मैंने समस्त चीजों को बहुत कंप्रिहेंसिवली बड़ी डिटेलिंग के साथ, आज की इंट्रोडक्शन क्लास थी इसलिए 34-35 मिनट का क्लास हो सकता है ये हो जाए, और नेक्स्ट टाइम से हम कोशिश करेंगे कि 30 मिनट के अंदर ही क्लास होनी चाहिए। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों के लिए क्लास इतनी बेहतर हो कि आप लोगों को कोई कमी कक्षा के अंदर न महसूस हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आज की क्लास को यही वाइंड अप करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को बताइए कि इस तरह का कोई इनिशिएटिव किसी यूट्यूब चैनल पर लिया गया है, और ढेर सारे दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करिए। और वीडियो को बार बार जब तक आप नहीं देखेंगे तो पर्यावरण से संबंधित जो सवाल आप नहीं कर पाते एग्जाम के अंदर, वो आपके छूटते चले जाएंगे। तो इसलिए रिवाइंड मोड पर वीडियो को देखते रहिएगा। ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, जय हिंद, भारत।